नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारतीय नाटक की अवधारणा। पाश्चात्य नाटक की अवधारणा का वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। उसके लिए मैं वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम करते हैं कि नाटक क्या है, जब भी किसी नाटक के से जुड़े हुए प्रश्न को हम करते हैं, तो नाटक क्या है, उसकी परिभाषाएं आदि का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज यहाँ मैं वो चीजें इसमें शामिल नहीं करूंगी। अगर आप नाटक के प्रारंभिक अवस्था या नाटक शब्द कहाँ से आया, कैसे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, तो उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ शुरू करेंगे कि नाट्य परंपरा कहाँ से शुरू हुई और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, और हिंदी नाटक जो वर्तमान समय में चल रहे हैं वहां तक हमारी नाट्य साहित्य की यात्रा कैसी रही, उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय यानी कुछ सूत्रों में यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद है, और इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। यानी ये संवाद ही क्या है, नाटक की जो आधार भूमि है उसको ये मानते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास हुआ। यथा समय भरत मुनि ने उसे शास्त्रीय रूप दिया। यानी जब उचित समय आया तो भरत मुनि ने जो ये संवाद प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई थी उसको एक शास्त्रीय रूप दिया नाटक के रूप में। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया है। उनके ही शब्द हैं ये। वो क्या कहते हैं कि नाट्य कला की उत्पत्ति दैवी है, अर्थात दुख रहित सतयुग बीत जाने पर त्रेता युग के आरंभ में देवताओं ने सृष्टा ब्रह्मा से मनोरंजन का ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की जिससे देवता लोग अपना दुख भूल सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। फलतः उन्होंने ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गायन, ये आप ध्यान में रखें कि ऋग्वेद से क्या लिया, ऋग्वेद से कथो उपकथन लिए, सामवेद से गायन लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने रंगमंच बनाया आदि। ये बातें कहाँ मिलती है? भरत मुनि ने इसके बारे में बताया है कि ऐसे ही नाटक जो रचना है वो शुरू हुई थी। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना है, इसमें वर्णित एक कथा से ये पता चलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने समस्त मानवों के मनोरंजनार्थ नाट्य की रचना की। उन्होंने शूद्रों के लिए वेदों के पठन पाठन का, उस समय शूद्रों के लिए जो वेद थे उनके पठन पाठन का अधिकार नहीं था, निषिद्ध था। अतः पंचम वेद किसको माना गया है? नाटक को माना गया है। इसकी रचना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हुई। देखिए, तो भरत मुनि ने ये बताया है यहाँ पर कि ब्रह्मा ने इसकी रचना क्यों की, क्योंकि जो शूद्र थे, निम्न जाति के साधारण लोग थे, उनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। उन्हें वेद पुराण आदि पढ़ने की अनुमति उस समय समाज नहीं देता था। इसीलिए इन 4 वेदों के अलावा 5वां वेद किसको कहा गया है? नाटक को कहा गया है, जो सर्वसाधारण के लिए भी लिखा गया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य शब्द का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंगशिल्प, दर्शक सभी पक्ष इसमें आ जाते हैं, और एक सफल नाटक के लिए इन सभी पक्षों का होना आवश्यक है। भारत में संस्कृत रंगमंच के पृष्ठभूमि में जाने के बाद भी लोक रंगमंचों की परंपरा अद्भुत और सुदृढ़ रही। यानी संस्कृत रंगमंच तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लोक परंपरा चल रही थी नाटक की, वो भी बहुत समृद्ध परंपरा भारत में रही है, जिसमें नौटंकी, रासलीला, रामलीला, स्वांग, नकल, ख्याल, यात्रा, यक्षगान, नाचा, तमाशा आदि काफी लोकप्रिय नाट्य रूप रहे हैं। और ये सभी अलग अलग जगह पे रूप, तो एक कला तो वही है, लेकिन इसका रूप स्थान के अनुसार नाम बदल गया। कला वही थी, किसी पात्र को अपने में ढालकर और उसको मंच पर अभिव्यक्ति प्रदान करनी, लेकिन स्थान के अनुसार उसके नाम में बदलाव आता रहा। इसी प्रकार
पारसी रंगमंच की भी हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका रही है। यानी पारसी रंगमंच ने भी हिंदी रंगमंच को काफी प्रभावित किया। संस्कृत साहित्य में नाट्य ग्रंथ और तत्संबंधी अनेक शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए और साहित्य में नाटक लिखने की जो परिपाटी या परंपरा थी, ये संस्कृत से होती हुई हिंदी को प्राप्त हुई। संस्कृत नाटक उत्कृष्ट कोटि के हैं और वे अधिकतर अभिनय करने के उद्देश्य से ही लिखे जाते थे। उद्देश्य क्या था? अभिनय प्रस्तुत करना। अभिनीत होते भी थे, बल्कि नाट्य कला प्राचीन भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग थी। ऐसा संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण से ज्ञात होता है। जब हम उनकी खोज करते हैं, नाटक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि जो नाट्य कला है वो प्राचीन भारतीय जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ऐसा ज्ञात होता है कि नागरिक जीवन के इस अंग पर राज्य को नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ गई थी। उसमें नाट्यगृह का एक प्राचीन वर्णन प्राप्त होता है। अग्नि पुराण, शिल्प रत्न, काव्य मीमांसा तथा संगीत मार्तंड में भी राजप्रसाद के नाट्य मंडपों के विवरण प्राप्त होते हैं। राजप्रसाद यानी महल में नाट्य रचने के जो मंडप बनाए जाते थे, वो उसका वर्णन वहां पर मिलता है। इसी प्रकार महाभारत में रंगशाला का उल्लेख है और हरिवंश पुराण तथा रामायण में नाटक खेले जाने का वर्णन प्राप्त होता है। तो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आता रहा, लेकिन प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में ये विधा चल रही थी। भरत के रंगमंच की अगर बात करें, जो भरत मुनि ने रंगमंच को विशेष महत्व दिया है, नाट्य शास्त्र जो इनकी जो रचना ग्रंथ है, उसमें इन्होंने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान बताया है। नाट्य मंडप का मतलब जिसको स्टेज कहते हैं, वर्तमान समय में हम उसे स्टेज के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार के नाट्य मंडप या स्टेज मानते हैं। एक है विकृष्ट, अर्थात जिसका रूप कैसा था? आयताकार था। दूसरा है चतुरस, रस्र ये क्या है? वर्गाकार था। तीसरा है त्रयस्र, त्रयस्र यानी त्रिभुजाकार। उन्होंने इन तीनों को फिर 3 भेदों में बांट दिया। एक था ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, जो देवताओं के लिए था। दूसरा था मध्य, जो राजाओं के लिए था। और तीसरा था अवर, जो औरों यानी सामान्य वर्ग के लिए था। भरत नाट्य शास्त्र में दिए हुए नाट्य मंडप के आकार, प्रकार तथा सजावट से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय तक भारत के आदिवासियों ने नाट्य मंडपों का प्राथमिक रूप, जो हमें सीतावंगा गुफा, हाथी गुफा तथा नासिक के पास फुलमई गुफा में प्राप्त होता है। 3 चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आदिवासी जो जगह है, वह स्थान है, वहां पर प्राथमिक रूप देखने को मिलते हैं। सीतावंगा है, हाथी गुफा है, नासिक के पास फुलमई गुफा है। आर्यों के प्राचीनतम लकड़ी के मकानों के रूप में समन्वित होकर तथा दोनों के सम्मिश्रण से एक नया ढांचा खड़ा हो चुका था। यही नहीं, नाट्य मंडप के रूप में विषय के नियम भी बन चुके थे। उन पर धर्म का नियंत्रण भी प्रारंभ हो चुका था। ये नियम इतने कड़े थे कि मापने की रस्सी टूट जाना तथा एक भी स्तंभ का दोषयुक्त होना नाट्य मंडप के स्वामी के मरण का सूचक समझा जाने लगा था। यानी कहीं पर कोई कोताही ना बरती जाए, सब कुछ निश्चित नियम के अनुसार होता था। अगर इसमें कहीं कोई दोष मिलता तो इसका मतलब क्या है? जो नाट्य मंडप का स्वामी है उसकी मृत्यु समीप है। भरत के समय तक भारतीय रंगमंच इस महान संसार का द्योतक माना जाने लगा, जहां स्त्री पुरुष प्रविष्ट होकर अपनी पूर्व निश्चित लीला करते हैं तथा उसकी समाप्ति पर यहाँ से विदा लेते हैं। देखिए, महान संसार, इस संसार में जन्म लेते हैं कौन? स्त्री और पुरुष, और अपनी मानते हैं कि जीवन की लीला निश्चित है और अंत में वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से रंगमंच को भी ये देखने लगे, यानी व्यापक दृष्टिकोण इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। अब अगर भरत मुनि के बाद बात करें, भारत के आदिकालीन रंगमंच कैसे थे, जो सीतावंगा की गुफा के देखने से पुराने नाट्य मंडपों के स्वरूप का कुछ अनुमान हो जाता है। भरत नाट्य शास्त्र में भी हमें नाट्य मंडप के प्राचीन स्वरूप का संकेत मिलता है। आदिवासियों के मंडप गुफा रूपी शैल गुहाकारी, यानी जो पहाड़ों को काट कर एक गुफा बनाई जाती थी, वैसे हुआ करते थे। किंतु आर्य लोग अपनी आश्रम सभ्यता के अनुरूप अस्थायी तंबूनुमा मंडपों से ही काम चलाया करते थे।
भरतनाट्य शास्त्र पहली अथवा दूसरी सदी ईस्वी में संकलित हुआ समझा जाता है। भरत ने आदिवासियों तथा आर्यों दोनों के नाट्य मंडपों के आकार को अपनाया। इन दोनों के सम्मिश्रण से इन्होंने नाट्य मंडपों के जो रूप निर्धारित किए वे सर्वथा भारतीय हैं। प्राचीन यूनानी और रोमन स्वरूपों से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारा जो नाट्य परंपरा है ये रोम या यूनान से प्रभावित है, तो ऐसा नहीं। विद्वान ये मानते हैं कि जो भारतीय परंपरा रही उसी को अपनाया गया। पाश्चात्य नाट्य मंडप खुले मैदानों में बनते थे और उनमें दर्शकों के बैठने हेतु सीढ़ी नुमा अर्धचंद्राकार प्रक्षा स्थान बनते थे। ये मैंने कल आपको बताया था जब हमने पाश्चात्य नाट्य मंडप के बारे में जाना था। तो इस तरह बड़े बड़े स्तंभों से युक्त एक मंच हुआ करता था। साइड में गोलाकार जो आकृति में सीढ़ियां बनाई जाती थी, जो पहले बेंच हुआ करते थे लेकिन बाद में पत्थर या संगमरमर को काटकर इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया। इसके विपरीत भारत में जो नाट्य मंडप थे उसकी व्यवस्था एक गृह के भीतर हुई, यानी घर के भीतर घर बनाकर उसी के अंदर नाट्य मंडपों का निर्माण इन्होंने किया था। यानी पश्चिम में खुले नाट्य मंडप थे लेकिन भारत में खुले नाट्य मंडप की परंपरा नहीं मिलती। अब अगर बात करें वर्तमान भारतीय रंगमंच की, तो आधुनिक भारतीय नाट्य साहित्य का इतिहास एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। इस्लाम धर्म की कट्टरता के कारण नाटक को मुसलमान काल में उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला जिस प्रकार का प्रोत्साहन अन्य कलाओं को मुगल शासकों से प्राप्त हुआ था। जैसे चित्रकला, संगीत कला, जो वास्तुशिल्प कला है, इनका बहुत ज्यादा विकास हुआ था, लेकिन नाटक का विकास नहीं हो पाया। इस कारण मुगल काल के 200-250 वर्षों में भारतीय परंपरा की अभिनयशालाओं यानी जो नाट्यशालाएं थी अथवा प्रेक्षागारों का सर्वथा लोप हो गया। उत्तरी भारत में रामलीला का प्रचार गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम काशी में रामलीला करनी प्रारंभ की। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के प्रारंभ से उत्तर प्रदेश में 2 लोक धर्मी नाट्य परंपराओं का जन्म हुआ, एक तो रासलीला का और दूसरा रामलीला का। रासलीला किससे जुड़ी हुई है? कृष्ण से, और रामलीला भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। परंतु रामलीला आदि की तरह लोक कला के माध्यम से भारतीय थिएटर जीवित रहे। अंग्रेजों का प्रभुत्व देश में व्याप्त होने पर उनके देश की अनेक वस्तुओं ने हमारे देश में प्रवेश किया। उनके मनोरंजन के निमित्त पाश्चात्य नाटकों का भी प्रवेश हुआ, क्योंकि वो अपना मनोरंजन किससे करते थे? नाटकों से करते थे। तो इसी कारण पाश्चात्य नाटक भी भारत में आए। उन लोगों ने अपने नाटकों के अभिनय के लिए यहाँ अभिनयशालाओं का संयोजन किया, जो थिएटर के नाम से ज्यादा विख्यात है। इस ढंग का पहला थिएटर कहा जाता है। ये एक जो थिएटर बना था उसे थिएटर ही नाम दिया गया। प्लासी के युद्ध के बहुत पहले कलकत्ता में यह थिएटर बन गया था। दूसरा थिएटर 1795 ईस्वी में बना। इसका नाम लेफेड फेयर था। इसके बाद 1812 ईस्वी में एथेनियम और दूसरे वर्ष में चौरंगी थिएटर खुले। यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा। अंग्रेज जब भारत में आए तो अपने साथ पाश्चात्य नाट्य मंच भी लेकर आए, जिसके कारण यहाँ पर एक नई थिएटर परंपरा या रंगमंच परंपरा की शुरुआत भारत में हुई। इस प्रकार पाश्चात्य रंगमंच के संपर्क में सबसे पहले बंगाल आया। उसके पश्चात थिएटरों के अनुकरण पर अपने नाटकों के लिए रंगमंच को नया रूप दिया। दूसरी ओर बंबई में पारसी लोगों ने इन विदेशी अभिनयशालाओं के अनुकरण पर भारतीय नाटकों के लिए एक नए ढंग की अभिनयशाला को जन्म दिया। पारसी नाटक कंपनियों ने रंगमंच को आकर्षक और मनोरंजन बनाकर अपने नाटक यहाँ पर उपस्थित करने शुरू कर दिए। देखिए, बहुत जो नाट्य परंपरा है उसमें धीरे धीरे करके बहुत बदलाव हुए। आज के अगर हम नाटक को मंच पर देखते हैं तो वहाँ अनेक तरह की ध्वनि हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी साउंड सिस्टम लगाकर हम ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। लाइट सिस्टम अब हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, जिससे हम अलग अलग प्रकार के वातावरण को नाटक पर जीवंत दिखा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये चीजें धीरे धीरे जब एक दूसरे पर प्रभाव आने लगा, जैसे भारतीय रंगमंच पर पाश्चात्य प्रभाव, पारसी रंगमंच का प्रभाव, इन प्रभाव के कारण ही धीरे धीरे रंगमंच में विकास हुआ। वेशभूषा है, देश काल है, वातावरण है, उसका चित्रण कैसे करना है, संवाद कैसे बोलने हैं, इन सब ने एक दूसरे को प्रभावित किया। हिंदी रंगमंच का अगर वास्तविक रूप में प्रारंभ देखें तो 1853 ईस्वी में नेपाल के माटगांव में अभिनीत
विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये नेपाल तक ही सीमित रह गया। वस्तुतः हिंदी रंगमंच का नया उत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंदु और राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। राधेश्याम कथावाचक इस मंडली के प्रमुख नाटककार थे। इस मंडली के मंच पर जो स्त्री चरित्र थे, उसकी भूमिका भी पुरुष पात्रों के माध्यम से की जाती थी। इसी बीच कोलकाता में मॉडर्न थिएटर ने मुंबई की पारसी रंगमंच की इंपीरियल आदि अनेक नाटक कंपनियों को खरीदकर कोलकाता को रंगमंच का केंद्र बना दिया। यहाँ किसने खरीदा? मॉडर्न थिएटर ने खरीद लिया मुंबई की पारसी रंगमंच और इंपीरियल को। इन कंपनियों को खरीदने के बाद कोलकाता में रंगमंच का केंद्र स्थापित हो गया। इन संस्थाओं के एकीकरण के कारण नारायण बेताब, आगा हर्ष, तुलसीदास छैदा, हरि कृष्ण जौहर आदि अनेक नाटककारों का संगम स्थल कहाँ बन गया? कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर हो गया। यानी सभी जो अलग अलग नाटक कंपनियों से जुड़े हुए कलाकार थे, वो मॉडर्न थिएटर के अंतर्गत एकत्रित हो गए। मुंबई और कोलकाता के रंगमंच के एकीकरण में हिंदी रंगमंच के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिससे कि हिंदी रंगमंच का विकास हुआ। और ये किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली, जिसका समयकाल 1906 माना गया है, की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र है, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। इस नाटक मंडली ने भारतेंदु युगीन नाटकों के साथ साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी के अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचित कर इस संस्था ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रसाद के नाटक पूर्णतः अभिनय है, यानी उनको अभिनीत किया जा सकता है। जबकि ऐसे माना जाता है कि प्रसाद के जो नाटक हैं वो मंच पर बहुत आसानी से उनको मंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मंडली ने इस बात को असत्य साबित कर दिया। हिंदी रंगमंच की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तत्कालीन काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह ने भी निभाई। इसके बाद धीरे धीरे हिंदी नाटकों का विकास बढ़ता ही चला गया। तो हिंदी नाटक के विकास की अगर बात करें तो इस विषय पर मैं पहले एक वीडियो डाल चुकी हूं, जिससे कि आप इसके आगे हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ वो आप आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, तो आप इससे हिंदी नाटक की विकास यात्रा के बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।